हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है यहाँ बेयर स्ट्रेन थियरी। जैसा आपको दिखाई दे रहा है बेयर स्ट्रेन थियरी। तो सबसे पहले स्ट्रेन का मतलब आप समझ लिए। स्ट्रेन का मतलब एक प्रकार से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिजिक्स में भी स्ट्रेन पढ़ते हो। यहाँ स्ट्रेन का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी या डीस्टेबिलिटी इन द स्पीसीज। तो यहाँ अगर आप देखें कि स्ट्रेन की स्टडी करेंगे तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। तो हम एक स्ट्रेन का नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। और दूसरा स्ट्रेन आप स्टडी करते हो एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के नाम से बोला जाता है। और तीसरा है टॉर्सनल, टॉर्सनल स्ट्रेन। देखा आपने। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब बात यह है कि स्टेरिक स्ट्रेन किसको कहते हैं? जब दो लार्ज ग्रुप एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और लार्ज ग्रुप एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी और एनर्जी इंक्रीज कर गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो एक सीधी सी बात है कि यहाँ स्ट्रेन का मतलब है स्पीसीज में रिएक्टिविटी आ जाना, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाना। यहाँ है एंगल स्ट्रेन, यानी आप देखते हो स्पीसीज को, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार जो एंगल आना चाहिए अगर वो एंगल नहीं है, ज्यादा है या कम है, तो उसके अंदर स्ट्रेन है। इसका मतलब वो स्पीसीज बहुत रिएक्टिव है, तो उसको हम एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। तीसरा स्पीसीज है टॉर्सनल स्ट्रेन। तो एक सिंपल सा टॉर्सनल स्ट्रेन के आप मीनिंग को आपको ये समझना है कि ऐसी स्ट्रेन जो हर किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। यानी हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। अगर कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। और अगर बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड में आप देखिए एक सिंपल सा कि एक आपने स्टडी किया होगा कि लोन पेयर इंटरेक्शन यानी रिपल्सन होता है। लोन पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। तो एक सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कोई कार्बन रखा और यहाँ हाइड्रोजन रखा, हाइड्रोजन। अब आप कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप बनाओगे, एनी मॉलिक्यूल यू है, तो उसमें बॉन्ड तो होगा। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर हम रिपल्सन स्टडी करते हैं तो इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ओनली। और उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इनके पास। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है, किनका है? तो जितना हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करेगा उससे ज्यादा इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब बताइए कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर का रिपल्सन नहीं है? तो आपका आंसर आएगा कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसमें बॉन्ड पेयर का रिपल्सन न हो। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर बनेगा तो बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें रिपल्सन होगा, ऑलवेज प्रेजेंट ईच एंड एवरी स्पीसीज। इसीलिए शायद आप टॉर्सनल स्ट्रेन का नाम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि ये हर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, हम उसको कॉमन मान लेते हैं। लेकिन आप जानने की कोशिश करो कि ऐसे स्पीसीज जहां कोई लार्ज ग्रुप नहीं लगा है, जहां कोई एंगल स्ट्रेन का मैटर नहीं है, वहां तो टॉर्सनल स्ट्रेन ही होता है। तो ये एक सिंपल सा आपके पास यहाँ आइडिया होना चाहिए। यानी हम यहाँ जो स्टडी करने जा रहे हैं उस स्टडी का नाम है एंगल स्ट्रेन। ध्यान रखना, ये एंगल स्ट्रेन बेयर ने किसकी स्टडी करी थी? एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन किस पे आप कह सकते हो? इट इज द बेस्ड ऑन एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन पर बेस्ड है। और कहा स्टडी किया था? स्टडी किया था इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। साइक्लिक मॉलिक्यूल की स्टडी है इनकी, और उसी के बारे में हम यहां आज डिस्कशन करते हैं, स्ट्रेन इन साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो एक सिंपल सा तरीका देखिए कि अगर आपको मॉलिक्यूल देख करके क्या लगता है, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, एक आइडिया लगती है। रिंग की साइज जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन है। क्यों स्ट्रेन है? एक सिंपल सा मैं आप बात करता हूं, आप देखिए यहां। मान लीजिए एक आइडिया देखिए आप, मान लीजिए आपके पास क्या है? आपके पास एक 3 मेंबर्ड की रिंग है। एक सिंपल सा आइडिया सोचो। अब यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल रहा है आपको? sp3। यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है sp3, यहां का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर sp3 है तो आपके दिमाग में आएगा ना इसकी एंगल कितना होगा? 109.28 होना चाहिए। लेकिन जब आपने इसको कैलकुलेट किया, ये आपको एक नॉर्मल एंगल है, आपको पता है, ऐसे आइडिया लग जाती है, ऑब्जर्व एंगल है। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये 60 डिग्री आएगा। अब आप सोचो इस मॉलिक्यूल से क्या साथ क्या हुआ? 109.28 की जगह कोई इसको कंप्रेस्ड करके 60 डिग्री पर रखा है, तो बताओ इसके अंदर स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा?
इतना स्ट्रेन है, यानी ये स्पीसीज हमेशा ये मॉलिक्यूल चाहेगा कि तुरंत ये रिंग ओपन हो, और रिंग ओपन होने के बाद इनका जो स्ट्रेन है वो रिलीव हो जाए, यानी स्ट्रेन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए इसका। तो सिंपल से आपके पास यही आइडिया से हम यहाँ डिस्कशन करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन क्यों पाया जाता है, यानी नॉर्मल एंगल से अगर उसकी एंगल ज्यादा होगा या कम होगा, या एक्सटेंड कर दिया गया होगा या कंप्रेस्ड कर दिया गया होगा, तो उसके अंदर रिएक्टिविटी डेवलप हो जाती है, अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसकी वजह से ये इसके अंदर स्ट्रेन आता है। तो बेयर्स ने सबसे पहले जो स्टडी किया वो स्टडी क्या किया, साइक्लोप्रोपेन से स्टार्ट किया, साइक्लिक स्पीसीज में स्टार्ट किया। देखिए पहला उन्होंने यही बात बताया कि अगर हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, वही बात आप देखिए, तो यहां एक्सपेक्टेड एंगल कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 109.28 होना चाहिए, बट कैलकुलेट करने पर इसकी एंगल कितनी आती, 60 आती है। तो इन्होंने बोला कि ये बहुत स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है ये स्पीसीज बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहले एक्सपेक्ट करने पर इनके पास ऐसा आया, और रियलिटी ये हुआ कि जब इन्होंने रिएक्टिविटी कराई, यानी रिएक्शन कराया रिएजेंट से, तो रियली उनको ऐसा मिला कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव था, है ना। तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्टिविटी होती है, और इनकी जो अल्फा आया, यानी इनर एंगल जितनी आई, वो इनर एंगल कितनी आई, 60 डिग्री आपके सामने यहां दिखाई देता है। फिर इन्होंने दूसरे स्पीसीज के पास गए और दूसरे स्पीसीज को स्टडी किया जिसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। अब इस साइक्लोब्यूटेन पे स्टडी करने पर इसकी एंगल भी कितना आना चाहिए, 109.28 होना चाहिए, क्योंकि ये भी सब sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है। जब इनकी कैलकुलेशन एंगल किया तो कैलकुलेशन किया तो 90 डिग्री इसका मिला। अब आपको लग रहा होगा इसका स्ट्रेन पहले वाले कंपेयर से कम है या ज्यादा है, तो आप देखा कि पहले वाले से इनका स्ट्रेन बहुत कम है, 60 डिग्री से ये 90 डिग्री पर आया, ये इसके नजदीक आ रहा है। इसका मतलब कि साइक्लोब्यूटेन बहुत कम रिएक्टिव होगा कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। और जब इन्होंने रिएक्शन कराया तो वैसा ही पाया जैसा वो पहले से सोच के रखे थे कि इनके अंदर स्ट्रेन कम है, तो साइक्लोप्रोपेन से इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, तीसरे स्पीसीज के पास गए जिसका नाम था साइक्लोपेंटेन। देखा साइक्लोपेंटेन के पास जब गए तो पूरा आइडिया इनके पास है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है, 109.28 एंगल होना चाहिए, कैलकुलेट करने पर इसकी एंगल आई 108 आया, 108 आया। अब आप सोचो, इट इज अ वेरी वेरी क्लोज टू 109.28। अब इसके अंदर बेयर को पहले पता है, क्या पता है कि ये बहुत कम रिएक्टिव, अभी तक जो स्टडी किया दो स्पीसीज उनसे तो बहुत कम रिएक्टिव होगा, नेग्लिजिबल रिएक्टिविटी आएगी, क्योंकि एंगल जो स्ट्रेन है ये बहुत ही कम है। और जब इन्होंने रिएक्शन कराया, बहुत कुछ देखा, तो वैसा ही इन्होंने पाया जैसा ये पहले एक्सपेक्ट करते थे। ओके, इट इज क्लियर। उनको ये लगने लगा कि चलो हमारी थियरी सही होती नजर आ रही है, इनको अच्छा लग रहा था, और अच्छे खासे मतलब खुश थे ये कि चलो मेरी थियरी जो मैं सोच रहा था वैसा ही होता है, और ये आगे बढ़ते हैं चौथे स्पीसीज में, तो उसका नाम था साइक्लोहेक्सेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन है, जब इनकी एंगल इन्होंने देखो, इनकी एंगल जब इन्होंने देखा तो 109.28, ये भी यही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया बल्कि एक्सपेक्ट कर दिया, जो भी इनका कैलकुलेशन का मर्जी रहा हो, देखा इन्होंने इनर एंगल इसका कितना आया, 120 आया, इनर एंगल 120 आया। अब क्या हुआ, ये जितना इससे भी ऊपर निकल गया। तो वही बात है, स्ट्रेन तो दो, जैसे स्प्रिंग है आपके पास, तो स्प्रिंग को या कंप्रेस करके रखो, अभी तक कंप्रेस करके रखा गया, या आप उसको एक्सटेंड करके खींच करके रखोगे तब भी स्ट्रेन आएगा, छोड़ोगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, और अगर कंप्रेस कर दोगे तब भी अगर छोड़ोगे तो वो ऊपर आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो यहां भी स्ट्रेन है, ठीक। लेकिन स्ट्रेन आज देखा जाए, लेकिन जब इन्होंने रिएजेंट डाल करके इनकी रिएक्शन कराई तो पता लगा स्पीसीज अभी तक जितना स्टडी किया सबसे कम रिएक्टिव स्पीसीज, वेरी 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 स्टेबल है, और ये बेयर को समझ में नहीं आया। बेयर के सारे सपने बिखरते नजर आ गए कि जितना हम इस पे इतना एक्सपेरिमेंट किया, इतनी जो एफर्ट लगाया, सारे एफर्ट फ्लॉप होने जा रहे हैं। अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी के अंदर एंगल का स्ट्रेन है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रेन है तो ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, आगे बात इनके समझ में नहीं आई।
और बेयर इसका मतलब काफी चालाक आदमी था बेयर। उसके बाद बेयर ने क्या किया, बेयर ने पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल रास्ते से हट गया और ये बताया कि हमने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल की स्टडी करी। वो सोचा कि अगर हम इसकी स्टडी करते हैं और ये मैटर अगर फंस गया तो हमारी सारी थियरी फ्लॉप हो जाएगी। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि बेयर स्ट्रेन थियरी, और स्टडी किया किसकी, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। उसके आगे बेयर ने नहीं गए आगे, क्योंकि उनको लगता था हम आगे जाएंगे तो उनकी थियरी क्या होगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो पहला नंबर आप ये देखने की कोशिश करिए, उन्होंने एक इनर एंगल भी दिया जिसको हमने बोला है अल्फा, यहाँ है अल्फा, यहाँ 60 डिग्री है, इनर एंगल यहाँ अल्फा कितना 90 डिग्री है, यहाँ अल्फा कितना है 108 है, और यहाँ अल्फा की एंगल अगर देखा जाए तो कितना है 120 है। उसने एक फार्मूला भी दिया और जिसको हम डेविएशन के नाम से बोलते हैं, डेविएशन। तो ध्यान रखना, डेविएशन का मतलब आप समझिए, डी से दिया। डेविएशन उन्होंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ, और इन्होंने बताया 109.5, यहाँ 5 लिखा, माइनस अल्फा। जितना जिसका डेविएशन होगा उतनी ज्यादा उसकी डी स्टेबिलिटी होगी। तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि आप सबको डेविएशन सबका कैलकुलेट कर लो, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करोगे। देखिए इसमें अल्फा क्या है 60 डिग्री आएगा, इसमें अल्फा कितना है 90 डिग्री आएगा, इसमें अल्फा कितना आएगा 108 आएगा, उसमें 120, और आप डेविएशन कैलकुलेट करोगे। जितना ज्यादा डेविएशन आएगा उतनी ही स्पीसीज डी स्टेबल होगी। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा इन्होंने स्टडी किया। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, ये तो आपको एकदम रेगुलर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेयर स्ट्रेन थियरी के अनुसार। इट इज क्लियर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे आपसे, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए और बच्चे गलत क्या करते हैं। पूछा गया अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थियरी आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है कि साइक्लोब्यूटेन, ध्यान रखना साइक्लोप्रोपेन नॉट ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन इज मोस्ट रिएक्टिव साइक्लोएल्केन। एक तो आपको ये बात देखना है यहां यार, और दूसरी बात आपको देखना है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थियरी द आप ये वर्ड यूज कर सकते हो यहां साइक्लोपेंटेन इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। जबकि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोएल्केन कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जैसे बेयर्स का नाम आया आप कभी गलती नहीं करोगे, नहीं मैटर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने बात बताया, स्टेबिलिटी के आधार पर जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ज्यादा वो रिएक्टिविटी होगी। और बेयर के नाम पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये मत समझिए, देखिए ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि साइक्लो चाहे बेयर का नाम लगे या ना लगे, द लीस्ट स्टेबिलिटी यार मोस्ट रिएक्टिव अगर साइक्लोएल्केन है तो साइक्लोप्रोपेन है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर साइक्लोपेंटेन के बारे में हम बात है मोस्ट स्टेबल एल्केन, अगर बेयर का नाम नहीं दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर बेयर का नाम आया तो मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन का नाम होगा साइक्लोपेंटेन। ऐसी कोई गलती आपको यहां नहीं करनी है। और हमने आपको इनर एंगल बताया और डेविएशन आया, डेविएशन से कैलकुलेट करके उनकी स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आया होगा। यहां सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था बेयर स्ट्रेन थियरी, कब, बिफोर व्हेन यू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का स्टडी करेंगे। और ऐसा अगर आपसे पूछा जाए व्हाट द एक्चुअल फॉल्ट ऑफ द बेयर, बेयर की गड़बड़ी क्या थी, बेयर ये सोचता था दुनिया के सारे साइक्लोएल्केन प्लेनर होते थे, दिस इज द फर्स्ट फॉल्ट ऑफ द बेयर, यानी साइक्लोप्रोपेन इज द ओनली साइक्लोएल्केन विच इज अ प्लेनर इन शेप। बाकी कोई भी साइक्लोएल्केन कभी प्लेनर नहीं होते, उनकी पहली गलती थी ये, आप ये समझने की कोशिश करिए। और इसकी वजह से उनका जो है मैटर पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। और साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन बिकॉज दे एग्जिस्ट इन कन्फर्मेशन फॉर्म, वो कन्फर्मेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ऐसा बेयर को नहीं पता था, इसलिए बेयर को आइडिया नहीं लग पाया कि साइक्लोहेक्सेन
क्यों इतना ज्यादा स्टेबल है। ओके